नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें एक बीमार माँ को घर में छोड़कर जब बेटा बहू पार्टी करने चले गए और उन्होंने वापस आकर देखा कि पूरे घर में खून। आखिर किसके साथ हुई अनहोनी और कौन था गलत? बहू के लिए उसकी मर्जी से जीवन जीने में रोड़ा बनी सास, तो बहू ने सास के साथ कुछ ऐसा किया कि देखने वालों की रूह कांप गई। शोभा जी अपने बेटे और बहू के साथ आकर शहर में ही रहने लगी थीं। जब से उनके पति राजेंद्र बाबूजी की मौत हुई थी, तब से बेचारी गांव में बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। 2 साल पहले शोभा जी के पति राजेंद्र बाबू की मौत एक ट्रेन दुर्घटना में हो गई थी। इसके बाद से शोभा जी बिल्कुल अकेली पड़ गईं और गांव के सभी लोगों ने उन्हें सलाह दी कि वह अपने बेटे विकी के साथ शहर में रहने के लिए चली जाएं। कम से कम वहां 2 वक्त की रोटियां मिलती रहेंगी और बेटे बहू के सहारे उनका समय भी कट जाया करेगा। शोभा जी को भी यह बात ठीक लगी, किंतु वह अपनी बहू के व्यवहार से परिचित थीं। उनकी बहू अपने सास ससुर को जरा भी पसंद नहीं करती थी। इसका कारण था शोभा जी की और उनके पति की वही गांव वाली सोच, और शोभा जी के बेटा बहू जिस हाई प्रोफाइल सोसाइटी में रह रहे थे, वहां इतनी पिछड़ी हुई सोच का कोई काम नहीं था। ऐसे में शोभा जी की बहू को अपने सास ससुर का 2 दिन का शहर में आना भी बड़ा खलता था। अगर कभी शोभा जी राजेंद्र बाबू के साथ शहर में अपने बेटे के पास घूमने आ जाया करती, तो एक टाइम से यदि वह दूसरे टाइम रुक जाती, उसमें ही उनकी बहू का मुंह चढ़ जाता था। ऐसे में भला कैसे वह अपनी बहू और बेटे के पास जाकर रह सकती थी, जबकि उन्हें पता था कि उनकी बहू का व्यवहार उनके प्रति कितना सख्त है। वह उन्हें अपने घर में देखना बिल्कुल पसंद नहीं करती। ऐसे में कैसे वह अपनी बहू के घर जाकर बैठ जाती? अतः शोभा जी ने साफ शब्दों में मना कर दिया। हालांकि उनके बेटे ने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की। माँ, यहाँ घर पर अकेली क्या करोगी? वहाँ कम से कम रीता के साथ रहोगी तो तुम्हारा भी मन लगा रहेगा और रीता का भी। दोनों को एक दूसरे का साथ मिल जाएगा, और भला इससे अच्छा क्या हो सकता है? मैं भी सुबह सुबह ऑफिस निकल जाता हूँ और बेचारी रीता पूरे दिन घर पर अकेली बोर होती रहती है। ऐसे में आप उसके पास रहेंगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। शोभा जी तो सच्चाई बहुत अच्छी तरह से जानती थी, पर उनका बेटा था, वह उसे क्या कहती? अपने कारण अपने बेटे का घर बर्बाद तो नहीं कर सकती थी ना। इसीलिए वह बोली, बेटा, मैं यहाँ अकेली कहाँ हूँ। हर समय तेरे पापा की याद मेरे साथ है, और जब तक मैं इस घर से जुड़ी रहूंगी, तब तक मैं अकेली नहीं रहूंगी। इस घर में तेरे पापा के प्राण बसते थे। इस घर की हर एक चीज से उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। जब तक यह घर है, तब तक तेरे पापा भी जिंदा हैं, और उनके होते हुए भला मैं अकेली कैसे हो सकती हूँ? तू परेशान मत हो, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तू निश्चिंत होकर जा। मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, और अगर कोई परेशानी हुई तो मैं सबसे पहले तुझे ही बताऊंगी, ठीक है? इसलिए तू बिल्कुल परेशान मत हो और निश्चिंत होकर जा। अब राजेंद्र जी की पत्नी अपने घर पर ही रह रही थी। वह अकेली बैठी रहती थी, और सच में वहां उनका मन तो नहीं लगता था, लेकिन कर भी क्या सकती थी? अब यह जीवन उन्हें इसी तरह काटना था।
अपने बेटे को वह दुख नहीं देना चाहती थी, इसीलिए कभी भी अपना दुख उसके साथ बांटा नहीं। दिन रात बस अपने पति राजेंद्र जी की यादों में वह खोई रहती थी। और ऐसे ही एक दिन सीढ़ियों से उतरते उतरते न जाने किस सोच में डूबी हुई थी कि उनका पैर फिसल गया और उनके पैर की हड्डी टूट गई। जैसे ही यह खबर विकी को मिली, वह उसी दिन अपनी माँ के पास पहुंच गया। देखा तो वहां विकी के पड़ोस की काकी बैठी हुई थी। विकी ने पड़ोस की काकी से पूछा, काकी, आपने माँ को दवाई दिला दी क्या? किस डॉक्टर के पास लेकर गए थे आप उन्हें? उसने अपने चचेरे भाई से पूछा तो वह बोला, यही गांव में एक डॉक्टर है, उसी को दिखाया था। विकी ने देखा कि उसकी माँ लगातार दर्द में कराह रही है, तो वह अपनी माँ को लेकर शहर के अच्छे अस्पताल में पहुंचा और वहीं पर उनका इलाज करवाया। शोभा जी के पैर पर डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ा दिया और उन्हें 1 महीने का बेड रेस्ट बोला। शोभा जी की सेवा करने वाला और कोई नहीं था, अतः विकी ने उनसे कहा, माँ, अब आप बिल्कुल जिद नहीं करेंगे और आप मेरे साथ शहर में ही रहेंगे। इस पर शोभा जी ने कहा, नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ और ऐसी छोटी मोटी चोट तो लगती रहती हैं। अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई है कि अपना काम न संभाल सकूं, कम से कम अपनी देखभाल तो कर ही सकती हूँ। विकी ने अपनी माँ के कंधे थपथपाते हुए कहा, अरे नहीं माँ, किसने कहा आप कमजोर हैं? आप तो बहुत बहादुर हैं और बहुत स्ट्रांग भी। कमजोर तो रीता है, चूहे से भी डरती है, इसीलिए तो आपको उसके पास लेकर जा रहा हूँ। उसे भी अपनी तरह थोड़ा बहुत बहादुर बना दीजिए, ताकि छोटी छोटी चीजों से कम कॉकरोच और चूहे से तो ना डरे। विकी ने यह कहा और दोनों माँ बेटे हंस पड़े। फिर विकी बोला, माँ, अब आप मेरे साथ चल रही हैं और हम सब शहर में एक साथ रहेंगे। और जहाँ तक बात रही यहाँ गांव की, तो यहाँ का बाद में देखा जाएगा। विकी अपनी माँ को लेकर शहर के लिए निकल पड़ा और शाम तक वे दोनों विकी के घर पहुंच चुके थे। शोभा जी अपने बेटे के साथ उसके घर में चली तो गईं, लेकिन मन ही मन वह इस बात को सोचकर डर भी रही थी कि जब उनकी बहू उन्हें अपने घर पर देखेगी तो कैसा बर्ताव करेगी। फिर भी वह अपने बेटे के साथ इसलिए आ गई थी क्योंकि विकी बहुत जिद कर रहा था और अब गांव में उनकी फिक्र करने वाला था ही कौन। और फिर ऐसी स्थिति में वहां अकेले रह पाना संभव नहीं था। यही सब सोचते सोचते वे कब अपने बेटे के घर पहुंच गईं, उन्हें पता ही नहीं चला। विकी ने दरवाज़ा नॉक किया और फिर खुद फोन पर बात करने साइड में चला गया और अपनी माँ की व्हील चेयर वही दरवाजे पर रखी रहने दी। रीता ने जैसे ही दरवाज़ा खोला और वहां अपनी सास को देखा तो पहले तो वह थोड़ा चौंकी। फिर उससे पहले कि वह कुछ कहती, विकी अचानक से तेज आवाज के साथ कूदा और बोला, हाँ, जिससे रीता डर गई और बोली, तुम भी ना विकी, कभी कभी छोटे बच्चों की तरह रिएक्ट करते हो। विकी बोला, तुम चलो, मैं माँ को लेकर आता हूँ। थोड़े सवालों के साथ ही रीता अंदर चली गई। जब अंदर जाकर सब बैठे तो रीता ने कहा, विकी, माँ जी यहाँ कैसे? इन्हें तो चोट लगी थी ना? तो विकी बोला, हाँ रीता, माँ को बहुत चोट लगी है, उनके पाँव में फ्रैक्चर है, इसलिए मैं उन्हें यहाँ ले आया। गांव में माँ अकेली कैसे रहती? अब यहाँ कम से कम तुम्हारे भरोसे
मैं माँ को छोड़कर आराम से अपने काम पर ध्यान दे सकता हूँ और माँ आंखों के सामने रहेंगी तो कोई चिंता भी नहीं रहेगी मुझे। ठीक किया ना मैंने? विकी ने रीता से पूछा। तो वह बोली, हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया जो माँ जी को यहाँ ले आए। पर एक बार माँ जी से तो पूछ लेते कि उनका यहाँ मन लगेगा या नहीं शहर में। तो विकी बोला, अरे रीता, तुम्हें पता तो है माँ गांव से तो कभी बाहर गई नहीं और मैंने ही माँ से जिद की थी यहाँ आने के लिए और अब माँ हमारे साथ ही रहेंगी। रीता के तो जैसे सिर पर आसमान टूट पड़ा, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। मन ही मन वह सोचने लगी कि यह बुढ़िया और आ गई है यहाँ मेरे सर पर नाचने के लिए। एक तो वैसे ही इसकी शक्ल भी मुझे जरा पसंद नहीं, ऊपर से अब दिन रात इस बुढ़िया को इस घर में झेलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अगर मैंने भी इसे दिन में तारे न दिखा दिए तो मेरा नाम भी रीता नहीं। रीता चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लिए बोली, हाँ हाँ विकी, तुम परेशान मत हो, माँ को मैं अपने पास ही रखूंगी और इनका पूरा ध्यान रखूंगी। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। माँ जी जहाँ 1 महीने में ठीक होनी होंगी वहां मैं इन्हें 15 दिन में ही ठीक कर दूंगी। 15 दिन में ही यह अपने पैरों पर दौड़ने लगेंगी। यह कहते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। फिर वह अंदर गई और विकी अपनी माँ को लेकर उनके कमरे में उन्हें छोड़ आया। अगली सुबह जब शोभा जी उठी तो देखा कि उनकी बहू रीता किचन में खाना बना रही है। उसने नाश्ता तो बड़ा स्वादिष्ट बनाया था, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि रीता इतना खुशी खुशी उनके सब काम कैसे कर रही है। उन्हें लगा कि उनकी बहू शायद अब पहले जैसी नहीं रही, अब शायद वह बदल चुकी है। शोभा जी भी अपनी बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगी। शोभा जी को गांव से शहर आए लगभग 6-7 दिन हो चुके थे। अब वे अपनी बहू के साथ बिल्कुल बेटी जैसा व्यवहार रखने लगी थीं। एक रात जब बहू काम में लगी थी तभी बेटे ने कहा, सुनो रीता, हमें आज रात मिसेस वर्मा के यहाँ जाना है। उनके बेटे की बर्थडे पार्टी है, उसमें उन्होंने हमें इनवाइट किया है। माँ, आप भी साथ चलोगे? विकी ने शोभा जी से पूछा। नहीं बेटा, मैं वहाँ क्या करूँगी? तुम एक काम करो, तुम दोनों वहाँ हो आना। मेरे लिए बहू कुछ हल्का फुल्का सा बना देगी, मैं वहीं खा लूँगी और आराम करूँगी। और वैसे भी मुझे अभी ज़्यादा घूमना फिरना नहीं चाहिए, शोभा जी ने कहा। तो विकी बोला, ये भी सही है। तो ठीक है रीता, शाम को समय से खाना पीना बनाकर तैयार हो जाना, फिर हम दोनों पार्टी में निकल जाएंगे। ओके विकी, अब आप जाओ, मैं माँ जी को नाश्ता करा देती हूँ। विकी अपनी माँ के पांव छूकर निकल गया। शाम को विकी और रीता दोनों शोभा जी के लिए खाना बनाकर पार्टी में चले गए। अब शोभा जी घर पर बिल्कुल अकेली थीं। उधर रीता और विकी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। जब पार्टी खत्म हुई और दोनों घर पहुंचे तो वहां जो देखा, विकी के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर आकर देखा तो सारा सामान बिखरा हुआ था। विकी तुरंत अपनी माँ के कमरे की ओर दौड़ा। उसने जाकर देखा तो उसकी माँ के कमरे के बाहर एक चाकू पड़ा हुआ था, जो कि पूरी तरह खून में तर था और खून के कुछ छींटे वहीं पड़े थे। विकी चिल्लाता हुआ अंदर की ओर दौड़ा तो देखा कि उसकी माँ के पेट से खून बह रहा था और वह अपना हाथ उठाकर विकी को पास बुला रही थी। विकी दौड़कर उनके पास पहुंचा। माँ, क्या हुआ आपको? किसने किया ये सब? बताओ माँ।
रीता, तुम जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो, जल्दी करो रीता। घबराता हुआ विकी बोला। माँ, आपको कुछ नहीं होगा, मुझ पर विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए माँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। शोभा जी की आंखें बंद होने लगी थीं। विकी ने अपनी माँ को गोद में उठाया और नीचे लेकर पहुंचा। वह बोला, रीता, एम्बुलेंस का इंतजार करने का वक्त नहीं है, चलो बैठो गाड़ी में, हम चलते हैं, इतना वक्त नहीं है हमारे पास। विकी के चेहरे पर घबराहट, अपनी माँ को खोने का डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। विकी ने अपनी माँ को गाड़ी में लिटाया और तुरंत उन्हें लेकर पास ही के हॉस्पिटल में पहुंचा। डॉक्टर ने जाते ही 50,000 रुपए जमा करा लिए और फिर ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। इधर डॉक्टर्स शोभा जी का ऑपरेशन कर रहे थे और उधर बाहर बैठे हुए विकी की सांसें अटक रही थीं। उसकी आंखों से निरंतर आंसुओं की धारा बहे जा रही थी। वह अपनी माँ को खोने के ख्याल से भी कांप रहा था कि तभी उसकी सोसाइटी के मैनेजर का कॉल आया और उन्होंने बताया कि उनकी सोसाइटी में पुलिस आई है। किसी ने विकी के घर में हुई चोरी की खबर पुलिस को दे दी थी, जिसके बाद वहां पुलिस आई थी। इसीलिए वहां पर विकी का होना बहुत ज़रूरी था। इसलिए ना चाहते हुए भी विकी को घर जाना पड़ा। घर जाकर उसने देखा वहां पर पुलिस और मीडिया के लोग आए हुए थे। पुलिस ने विकी से अपने घर का मुआयना करने को कहा ताकि पता चल सके कि घर से क्या क्या चीजें गायब हुई हैं। विकी ने घर में देखा और पुलिस वालों को इस बात की जानकारी दी कि घर में ज्यादातर सामान वैसे ही है, कुछ खास सामान गायब नहीं हुआ है। ऐसे में पुलिस वाले भी सोच में पड़ गए कि जब घर में कोई खास चीज गायब नहीं हुई तो इसका मतलब वे लोग केवल शोभा जी को मारने के इरादे से आए थे। लेकिन क्यों? विकी ने बताया था कि माँ कुछ दिन पहले ही गांव से शहर आई थी और यहाँ आने के बाद वे ज्यादा घूमती फिरती भी नहीं थी और इसका कारण था उनके पाँव में चोट, जिसके कारण वह अपने घर से बाहर निकलती ही नहीं है। तो फिर आखिर ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जो शोभा जी को मारने की कोशिश करे और क्यों? इन सवालों के साथ पुलिस फिलहाल के लिए वहां से चली गई और फिर से विकी अपनी माँ के पास हॉस्पिटल जा पहुंचा। हॉस्पिटल जाकर पता चला कि उसकी माँ का ऑपरेशन हो चुका है और विकी की पत्नी रीता भी वही डॉक्टर्स से बात कर रही थी कि हम माँ जी को घर कब ले जा सकते हैं, खाने पीने के लिए क्या दे सकते हैं और क्या नहीं। विकी भी अपनी माँ के प्रति अपनी पत्नी की प्रेम भावना को देख मन ही मन बहुत खुश हुआ। फिर वह अंदर आकर बोला, रीता, ये लो, ये फ्रूट्स हैं, इन्हें रख देना, सुबह को माँ को यही फ्रूट्स काट कर दे देना, अभी तो माँ होश में नहीं है। विकी पूरी रात अपनी माँ के पास हॉस्पिटल में रुका और रीता यह कहकर चली गई कि यहाँ हॉस्पिटल में मरीज के साथ इतने लोगों को तो नहीं रुकने देंगे, इसलिए मैं घर जा रही हूँ, जब ज़रूरत लगे तो बता देना मुझे, मैं आ जाऊंगी। और वैसे भी घर पास ही तो है, तो यहाँ परेशान ही होना है बस, और घर पर थोड़ा आराम मिल जाएगा। इस पर विकी ने कहा, बात तो सही है, वैसे ठीक है, परेशान मत हो, तुम घर जाओ, मैं हूँ यहीं पर। रीता घर चली गई और विकी वहीं रुक गया। अब विकी मन ही मन कुछ सोचने लगा, फिर उठा और नर्स को शोभा जी का ध्यान रखने का कहकर वह ऑटो लेकर रीता के पीछे पीछे गया। पर यह क्या, विकी और रीता जिस बिल्डिंग में रहते थे वह बिल्डिंग तो पीछे ही छूट चुकी थी। फिर इतनी रात गए रीता कहाँ जा रही थी?
इन्हीं सवालों को मन में लिए विकी उसके पीछे पीछे चले जा रहा था। बहुत दूर तक जाने के बाद रीता ने गाड़ी को एक टूटी हुई कंस्ट्रक्शन साइट में अपनी गाड़ी घुसा दी। पीछे पीछे विकी ने ऑटो से उतरकर पीछे पीछे जाना शुरू किया तो देखा कि वह उस टूटी हुई बिल्डिंग के अंदर चली गई। और फिर पीछे पीछे विकी भी जब अंदर गया तो देखा कि रीता उसके पड़ोसी के साथ थी। वे दोनों गले लगे और रीता उसे डांटती हुई बोली, तुमसे भी ना, हद है बिल्कुल। तुमसे उस बुढ़िया का भी काम तमाम नहीं हुआ। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी जान दे सकता हूँ और किसी की जान ले सकता हूँ। बस सब कहने की बातें हैं, है ना? तुमसे मैंने एक छोटा सा काम बोला, लेकिन तुमसे तो इतना भी नहीं हुआ कि उस बुढ़िया को रास्ते से हटा सको। बिल्कुल बेकार हो तुम, किसी काम की नहीं। कोई फायदा नहीं तुमसे बात करने का। अब उस बुढ़िया को रास्ते से हटाने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जब डॉक्टर कल इंजेक्शन लगाकर बोतल चढ़ाएंगे, तब उसी बोतल में मैं जहर का इंजेक्शन डाल दूंगी, जिससे कि उस बुढ़िया का काम भी खत्म हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। विकी ने सही समय पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों की ये सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड कर लीं और अपने दोस्त को वह वीडियो भेज दी। इसके बाद विकी ने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि अगर ये लोग उसकी मां को मारने का प्लान बना सकते हैं तो उसके साथ भी कुछ भी हो सकता है। बस फिर क्या था, वह वहां से झटपट भागने लगा और भागते भागते अंधेरे के कारण उसके पांव में कोई कील लग गई, जिससे उसकी चीख निकल गई। इधर रीता और उसके पड़ोसी विनय ने भी चीख की आवाज सुनी और जिधर से उन्हें आवाज आई थी वे दोनों उसी ओर दौड़े। विकी वहीं एक पिलर के पीछे छुप गया और अपने दोस्त को अपनी लोकेशन के साथ ही मैसेज भेजा कि उसकी जान खतरे में है और वह किसी भी वक्त अपने दुश्मनों के हाथ आ सकता है। विकी ने मैसेज करने के बाद फोन जेब में रखा और इधर विनय और रीता उस इंसान को ढूंढ रहे थे जिसकी उन्होंने चीख सुनी थी। बेचारा विकी छुपता छुपाता पिलर के आसपास ही घूम रहा था। जैसे ही वह एक पिलर से दूसरे पिलर की ओर दौड़ा, उसके पड़ोसी विनय ने उसे देख लिया और रीता को इशारा किया कि विकी उस पिलर के पीछे है। दोनों चुपके से आए। जैसे ही विनय ने विकी को देखा तो विकी ने पीछे की ओर दौड़ना चाहा, लेकिन वहां उसकी पत्नी रीता खड़ी हुई थी। वह बोली, ओह, तो तुम्हें भी तुम्हारी माँ की आदत लग गई है। जासूस बनने का तगड़ा शौक चढ़ा है माँ बेटे को। अरे यार, क्या जरूरत थी इतनी जासूसी करने की? हमारी हिट लिस्ट में तो तुम थे ही नहीं। तुम तो खामखा बीच में आए। खैर, अब जब बीच में आ ही गए हो तो रास्ते से तो हटाना ही पड़ेगा। यह कहते हुए वह पीछे हटी और विनय ने उसके हाथ में एक गन थमा दी और उसके हाथ में गन देते हुए बोला, बस अब इसका खेल खत्म कर दो। फिर ना ये रहेगा ना इसकी माँ। बस हम दोनों होंगे जो इसकी ही प्रॉपर्टी पर ऐश करेंगे। विकी ने थोड़ा समय खींचने के लिए रीता से बात करना शुरू किया। विकी बोला, रीता, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो हमेशा तुम्हें अपना सब कुछ माना। मैंने तुम्हारी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम मेरी ही माँ की जान की दुश्मन बन गई। आखिर मेरी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? थोड़ी तेज आवाज करता हुआ विकी बोला तो रीता और तेज आवाज में बोली, ज्यादा चीख मत, वरना इन सवालों के साथ ही मरेगा तू। जानना चाहता है तो सुन।
सब कुछ सही चल रहा था, तेरी ऑफिस लाइफ और हमारी लव लाइफ। फिर तुझे क्या जरूरत थी उस बुढ़िया को इस घर में लेकर आने की? मुझे लगा कि बुढ़िया मर जाएगी तो फिर से सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा, पर तू यहाँ भगा चला आया। क्या जरूरत थी तुझे यहाँ आने की? आराम से वही हॉस्पिटल में पड़ा रहता, सुबह आ ही जाती तेरे खाने पीने का सामान लेकर। इस पर विकी आंखों की नमी को छुपाता हुआ बोला, अगर तुम्हें ये इतना ही पसंद था तो मुझे बता देती, मैं तुम्हें कब का इस अनचाहे रिश्ते से आजाद कर देता। फिर तुम आराम से इसके साथ रहती, मुझे और मेरी माँ को इन हालातों में तो ना पहुंचाती। इस पर रीता हंसती हुई बोली, नहीं मेरे पतिदेव, आपको ऐसे कैसे छोड़ सकती थी? पर्स तो मुझे आपका ही लेना होता है शॉपिंग के लिए, उसी से तो हम दोनों के खर्चे पूरे होते हैं। ऐसे में मैं तुम्हें छोड़ देती तो हम दोनों कैसे रह पाते ना, इसीलिए मजबूरी थी जो ये सब करना पड़ा। खैर, अब बहुत हुए सवाल जवाब, अब तू ऊपर निकल और मुझे आवाज देकर जो पूछना हो वो पूछ लेना। यह कहती हुई रीता गन का ट्रिगर दबाने ही वाली थी कि अचानक उसके हाथ में किसी ने गोली मार दी। देखा तो वहां पुलिस आ चुकी थी और विकी का दोस्त भी, जिसने आज सही समय पर आकर विकी की जान बचा ली। पुलिस उन दोनों को लेकर चली गई और विकी वहीं रोता रोता गिर पड़ा। विकी के दोस्त ने उसे समझाया और शांत कराया, फिर अपने साथ लेकर उसे हॉस्पिटल लेकर गया जहां शोभा जी एडमिट थीं। विकी अपनी माँ के पास जाकर बैठा और उन्हें उनकी दवाइयाँ दी। 1-2 दिन में उनकी तबीयत में कुछ सुधार हुआ तो विकी ने उन्हें रीता की सच्चाई बताई, जिसे सुनकर उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। वे जानती थीं कि उनकी बहू कुछ ज्यादा संस्कारी लड़की नहीं है, लेकिन वह इतना नीचे गिर सकती है, इस बात का उन्हें अंदाजा नहीं था। अब शोभा जी ठीक हुई तो डॉक्टर ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया और विकी अपनी माँ को अपने साथ लेकर अपने घर गया। अब शोभा जी अपने बेटे के साथ उसके घर में रह रही थीं, बिना किसी डर या झिझक के। रीता और विनय को उनके बुरे कर्मों की सजा मिली। दोस्तों, हम यह नहीं कहते कि हर औरत ऐसी ही होती है या हर कहानी का अंत ऐसा ही होता है। कई बार लोग इतने खुशनसीब नहीं होते कि वे अपने दुश्मनों के वार से बच सकें। इंसान का जीवन अनेकों कठिनाइयों का सामना करने के बाद मिलता है, जो कि हमारी एक छोटी सी गलती के कारण हम खो सकते हैं। किसी भी इंसान की जान किसी भी सोने या चांदी से बढ़कर होती है, अतः अपनी छोटी छोटी गलतियों या किसी भी अपने पर अंधविश्वास के कारण इस जीवन को ना खोएं। सतर्क रहें, अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर ना रखें, इससे आपका और आपके अपनों का जीवन सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ दोस्तों आपसे एक नई कहानी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।